क्लियर है? आ रही है बात समझ में? देखिए, अगर हम इस न्यून कोण को उठाएं और इसको बोल दें थीटा है इसका वैल्यू, तो इस थीटा के सामने देखेंगे तो जो साइड दिखेगी उसको बोलते हैं हम लंब। हम जो भी कोण उठाएंगे उसके सामने देखेंगे तो सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं। अब देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो एक साइड बच गई उसको क्या बोलेंगे? बेस, आधार बोलेंगे। तो अगर हम इस न्यून कोण की बात करें तो इसके साथ हम साइन थीटा लगा दें, साइन लगा दें तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा, रेशियो जो तैयार होगा वो लंब और कर्ण में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का P ले लिया और हाइपोटेनियस का H ले लिया, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के साथ अगर थीटा लगा लें तो कॉस थीटा की वैल्यू ये किसमें रेशियो को शो करेगा? आधार और कर्ण में अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार और बटा में कर्ण। ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, टेन थीटा की अगर हम बात करें, हर एक बच्चा देखेगा तो ये किसमें अनुपात को प्रदर्शित करेगा? लंब और आधार में। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की अगर बात कर ले हम, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसको क्या बोला जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो ये होगा कर्ण बटा लंब। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है। जैसे इंग्लिश में ABCD होता है आपका स्टार्टिंग, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में ये स्टार्टिंग है आपकी ABCD। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक में डिजिट्स होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6, इसी से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हर एक चीज का निर्माण किस पर होगा? इन्हीं टी रेशियो पर होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक पर। 6 होते हैं। इन 6 का मतलब क्या निकलता है? ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को प्रदर्शित करते हैं किसी न्यून कोण के लिए, किसी न्यून कोण के लिए। ध्यान से देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज आपने बना लिया। भाई किसी भी प्रकार का त्रिभुज है उसके अंदर आप समकोण बना सकते हैं। कहीं से लंब डाल दीजिए, पार्ट में बढ़ जाता है और वो समकोण त्रिभुज में तब्दील हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट उसका समकोण त्रिभुज में हो जाएगा। तो ये रिलेशन समकोण त्रिभुज के लिए है। और यहां पर ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा कह दिया क्या विषम बाहु के लिए या समबाहु के लिए या अधिक कोण त्रिभुज के लिए, न्यून कोण त्रिभुज के लिए नहीं होगा? होगा, लेकिन वहां कहीं किसी शीर्ष से लंब डाल देंगे तो वो समकोण त्रिभुज में आ जाएगा, तो फिर वो इस पर रिलेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये जो रिजल्ट होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। आ रही बात समझ में? चलिए देखिए, हमने यहां पर देखा कि एक कोण 90 डिग्री है। किसी समकोण त्रिभुज के अंदर इस तरीके से आयत बना देंगे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण शो होगा। आ रही बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? यहां 90 लिखने की जरूरत नहीं, केवल आयत बना दीजिए तो ये 90 डिग्री माना जाता है। इन सब बातों को सीखते हुए चलिए। कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता? हाथ उठाइएगा। आप लोगों के लिए क्लास बड़ा महत्वपूर्ण रहेगी। 10 दिन की क्लास एकदम बेसिक चलेगा। अगर 10 दिन की क्लास आप नहीं पकड़ पाए तो 11वें दिन की हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। फिर 10 दिन आपको अच्छे से एक एक चीज समझते हुए बार बार प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तैयारी है ना, हलवा थोड़ी है कि खा लेना आराम से, चम्मच उठाया खा लिया। ठीक है, हाई लेवल की ये सारी तैयारी है। आप देख रहे हैं मेरिट हर कंपटीशन में कितना ज्यादा जा रहा है।
तो अगर आपको हल्की चीजें नहीं आ रही हैं तो आप कठिन चीजें कैसे कर पाएंगे, और कठिन चीजें आगे चल के करनी ही करनी है। तो ये सब जो आना चाहिए आपको पहले से आना चाहिए, वो नहीं आता तो वो भी मैं सिखा रहा हूं, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि चीजों को अच्छे से समझे, तैयार करें। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, कभी पढ़े नहीं है बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेट, हवा नहीं लगी उनको। क्यों नहीं लगी? तो ये टर्म नए थे। लाभ हानि थोड़ी है कि 2 रुपए में बेच दिया इतने रुपए की हानि हो गई या इतने % की हानि हो गई, ऐसा सवाल थोड़ी है। वो सब तो व्यवहारिक गणित है, आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ वो सब भाषा होता है, लेकिन ये सब दैनिक जीवन से नहीं जुड़ा है ना भाषा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा रिवीजन कर करके, बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। कई लोग तो कोऑर्डिनेट में बड़ा कंफ्यूज थे, बहुत सारे बच्चे मिले भी थे, सर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ ऐसे वैसे। तो अब हम उनको क्या कहें, हमने तो शुरुआत में ही बोल दिया था कि बेटा आप लोगों को करना क्या है कि एक एक क्वेश्चन या जो थियरी बताई जा रही है उसको बार बार रिवीजन लीजिए, क्योंकि आपके लिए भाषा नई है, इस पे मैं नहीं काम कर सकता, इस पे आप ही को काम करना पड़ेगा। भाषा नई है, पहली बार सुने थे बहुत सारे बच्चे की रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का लंब रूप, प्रवणता क्या होती है, सब नए नए वर्ड्स है ना ये सब। तो जो भी बच्चे बार बार उसको रिवीजन नहीं किए वो बेचारे रह गए, इसमें भी रह जाएंगे। अगर 10 दिन तक की चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल पे, एकदम जीरो, इसमें जो बच्चे इंटर तक मैथ से पढ़े हुए हैं, बिना नकल मारे पास हुए इंटरमीडिएट, उनको लगेगा अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं ये सब। लेकिन 10 दिन तो हमारी ये जिम्मेदारी है ना कि कमजोर बच्चों को, एक एक बच्चों को साथ में लेके चला जाए, उसके बाद लेवल आगे बढ़ेगा। चलिए आइए देखिए, तो हमने बोला कि ये एक न्यून कोण होगा, ये भी एक न्यून कोण है। तो अगर हमने ये थीटा वाला न्यून कोण उठा लिया, याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में जिस भी कोण को हम उठाते हैं, जिसको भी एंगल सपोज करते हैं, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होगी, और बेस क्या हो जाएगा आपका, जो बची हुई साइड होगी वो बेस हो जाएगी। क्लियर है? अगर अभी हम इसको अल्फा उठाए होते, इसको नहीं टच किए होते, तो अल्फा के सामने हमारा ये लंब हो जाता, ये कर्ण तो फिक्स है, वो तो रहेगा ही 90 के सामने वाला, फिर ये जो लंब बनाता थीटा के लिए, ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलता है। अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, और अगर ये लंब है, ये ना सोचिएगा सर ये तो भुजा लेटी हुई है तो ये परपेंडिकुलर कैसे, क्यों नहीं होगा भाई। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री से जुड़ना। आया समझ में? जैसे ये रेखा है, ध्यान से देखिएगा, ये रेखा है, ये रेखा इस पे 90 डिग्री से अटैच हो गई, तो ये रेखा इस पे क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी कि नहीं। ये भी इस पे लंब है और ये भी इस पे लंब है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, लंब है। लेकिन यहां पर अगर भुजाओं की बात करें, नाम रखना हो, तो जो भी कोण उठाइएगा उसी के सामने वाले को लंब बोलिएगा और एक को क्या बोलिएगा, आधार। अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, और ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो 90 के सामने हमेशा होता ही है। तो आपने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सही है? देखिए, तो बहुत सारे बच्चे इसको लाल बटा कक्का से याद किए होंगे, तो इसकी अब जरूरत है नहीं, कंपटीशन है ना, ये हाई स्कूल का पेपर तो देने नहीं जा रहे हैं कि आपकी बुद्धि छोटी है, कम विकसित है, तो आपको शॉर्टकट से याद करना पड़ रहा है। भाई ये चीजें अगर कोई पूछ दे डायरेक्ट कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तब तो उसमें लाल बटा कक्का मत करने जाइए, सीधे बताइए कि कर्ण बटा आधार होता है। एक बार में बोलिए, मतलब रटा हुआ होना चाहिए, एक बार में आप बताइए। या इंग्लिश मीडियम वाले पंडित भोला प्रसाद वाले पैटर्न पे याद करते हैं, तो वो सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बोलिए, अगर आ रहा है कोसेक थीटा बराबर आपसे पूछ लिया गया, तो बताइए आप h/p होता है, बताइए h/p होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बोलना पड़ेगा आपको एक बार में। अच्छा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक खास चीज यहाँ दिखाई दे रही होगी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है। हो गया ना उल्टा? हुआ कि नहीं उल्टा, बताइएगा। यहाँ देखिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। हो रहा है उल्टा? अब देखिए, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। हो रहा है ना उल्टा? तो साइन और कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशन है, कॉस और सेक में भी रेसिप्रोकल रिलेशन है, टैन और कॉट में भी
रेसिप्रोकल रिलेशन है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध आ रही बात समझ में? आप देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू अगर आपकी लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू उलट जा रही है, कर्ण बटा लंब हो जा रही, तो उलट जा रही है, इसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकेट हो जा रही है, व्युत्क्रम में आ जा रही है। तो क्या होगा? अगला रिलेशन, अगला जो फॉर्मूला हमारा होगा वो रेसिप्रोकल रिलेशन पे होगा, व्युत्क्रम संबंध पे होगा। आइए देखिए आगे का फॉर्मूला नोट करा रहा हूं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। हिंदी में लिख लीजिएगा व्युत्क्रम संबंध, हिंदी में लिख लीजिएगा व्युत्क्रम संबंध। आ रहा है समझ में? क्या हो गया अनिल, लाइट चली गई क्या? लाइट वाली केबल पूरी जल गई। देखिए कहीं इधर उधर कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ नहीं नहीं, बाहर से जली होगी ना। हाँ ओवरलोड होने की वजह से गड़बड़ हो गया। आप जनरेटर ऑन कराइए। चालू हो रहा है बच्चों, देखिए वो फाउंडेशन वाले बैच के बच्चों को देखते रहिए। देखिएगा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आप 1 बाई सेक थीटा, फिर आप टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? 1 बाई कॉट थीटा। आ रहा है समझ में? अब 3 इधर लिख लिया, 3 और लिखिए, क्या होगा आपका? आइए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहीं भी साइन थीटा लिखा हो उसको आप 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कहीं कॉस थीटा लिखा हुआ है तो 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, कहीं टेन थीटा लिखा हुआ है तो 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि वहां से आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है कि अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो रहा है, उल्टा रिलेशन दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। क्लियर है सारे बच्चों को? एक अगला होता है पैटर्न आपका कोशेंट रिलेशन, यानी कि भागफल संबंध। देखिए क्या हो गया आपका, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। याद रहे आपको, क्लियर है? इसको कहते हैं भागफल संबंध, कोशेंट रिलेशन। सही है? टेन थीटा मतलब साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? टेन थीटा आएगा। साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो क्या आएगा? भागफल टेन थीटा आएगा। आप अपना फॉर्मूला भी देख रहे थे, साइन थीटा का मतलब हो गया आपका लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा का मतलब हो गया आधार बटा में कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या आया? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब होता है टेन थीटा। आया समझ में? क्लियर है? तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? बताइए, कॉट थीटा के। अब इसके बाद आ जाइए, हो गया ये। लिखिए बेसिक आइडेंटिटी, हिंदी है इसकी साधारण सर्वसमीकाएं। साधारण सर्वसमीका लिखिए, सिंगुलर में ही लिखा है मैंने, साधारण सर्वसमीका। साधारण सर्वसमीका, सर्वसमीका पता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है? पहला याद होगा, ये तो पूरी दुनिया को याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1।
सबको याद होगा। किसको नहीं याद था ये फॉर्मूला बताइए, किसको नहीं याद था? ये मोदी जी को भी याद है, आपको नहीं याद है बताइए। साइन स्क्वायर, जबकि वो एसएससी नहीं देते हैं, आप तो देना है, एसएससी कॉम्पिटिटर है आप, ये तो याद होना चाहिए। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, अब कोई बच्चा हमको ये बता दे कि इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। ये तो एक फॉर्मेट है, ये आइडेंटिटी क्या होता है, सर्व समीका क्या होती है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है यहां पर इस तरीके का, अगर थीटा की सभी वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाए, थीटा के प्रत्येक मान पर आपका हमेशा इसकी वैल्यू एक ही आए, तो ये क्या है, एक सर्व समीका है। थीटा का कोई भी मान रख दीजिए, हमेशा ये क्या होगा, एक ही आएगा। ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अगर कोई एक्सप्रेशन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, थीटा के हर मान पर संतुष्ट हो रहा है, हर मान पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी है, सर्व समीका है। अभी पीछे हम जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें बीजगणितीय सर्व समीका बताया था ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है, बताइए बच्चों, होता ही है। तो a और b का कुछ भी मान रख दीजिए, ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। इसलिए ये क्या है, बीजगणितीय सर्व समीका है। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीका है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। उसमें ये क्या है, एकदम बेसिक वाला है, 3 एकदम बेसिक आइडेंटिटी होते हैं, उसके बाद तमाम आइडेंटिटीज होती है, सबको नहीं लिखना, हमारे सिलेबस में ये है बेसिक आइडेंटिटी। जब फॉर्मूला बता दूंगा तो एक बार सिलेबस के टॉपिक्स मेंशन कर दूंगा, आपकी सिलेबस में चीजें हैं क्या क्या। ठीक, तो पहले फॉर्मूला पूरे सिलेबस वाला देख लीजिए, उसके बाद बता दूंगा ये पार्ट आपका है केवल सिलेबस में। चलिए, हो गया बच्चों। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्टार लगा दीजिए, ये पहली आइडेंटिटी है। तो यहां से अगर हम ट्रांसफर करें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखिए, दूसरी जो आपकी बेसिक आइडेंटिटी है वह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, सही है। तो ट्रांसफर करेंगे तो यहां से भी कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आ गया बच्चों समझ में। फिर उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 आ जाएगा। ये आपका पैटर्न हो गया। हर एक बच्चा देखे ध्यान से, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। एसी चल गया क्या, लाइट नहीं आई, लेकिन हो गया। ये आपका एक बेसिक आइडेंटिटी था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, हर एक बच्चा देखेगा। अब इसके बाद है आपका एक और लास्ट में तीसरी बेसिक आइडेंटिटी है, देखिएगा ध्यान से, क्या है बच्चों आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा यहां पर, सीधे सीधे दो फॉर्मूला और निकल के आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। नोट कर लीजिए, 3 आपकी बेसिक आइडेंटिटी है। हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत तमाम, आजकल तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपकी एसएससी की परीक्षा में, सबसे ज्यादा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूव दैट का मतलब समझ रहे हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस वाला पैटर्न जो बचपन में आप करते थे, अब एलएचएस आपका क्वेश्चन हो जाता है, आरएचएस में 4 ऑप्शन हो जाते हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज रिपीटेड आती है, हर चीज रिपीटेड आती है, याद रखिएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे अच्छे से पकड़ बना रखी है तो 10 क्वेश्चन ये टीयर 2 में आप बड़े आराम से कर लेंगे। 10 क्वेश्चन, टीयर 1 में नहीं बता सकते कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, हो सकता हो 10 क्वेश्चन आ जाए टीयर 1 में, हो सकता हो एक भी ना आए, कुछ भी हो सकता है। टीयर 1 का पेपर बैलेंस बनता नहीं है कभी। चलिए आइए देखिए, ये हो गया,
ये बेसिक आइडेंटिटीज का नाम हमने दिया है। हिंदी में क्या लिखा आप लोगों ने? साधारण सर्वसमिका। अब आ जाइए, नोट करिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हिंदी होती है पूरक कोण, और कन्वर्जन फॉर्मूले का मतलब हो गया परिवर्तन सूत्र। आ गया है समझ में? परिवर्तन सूत्र मतलब बदलने वाला सूत्र। क्लियर हो गया? हिंदी जिनको लिखना है वो लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या है फॉर्मूला, सुने हैं? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सुने हैं ना आप लोग? यही आपके सिलेबस में है केवल। 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, ये सब कोई फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सब पढ़ाऊंगा मैं। n इंटू 360 प्लस थीटा तक आपको पढ़ाऊंगा, n इंटू 360 प्लस थीटा पढ़ाऊंगा सब, लेकिन जो सिलेबस में है पहले वो देख लीजिए। ये पार्ट, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम कॉस थीटा। क्यों बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्योंकि बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको है? अगर दो कोणों का योग 90 है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं, या कोटि पूरक होते हैं, या अनुपूरक होते हैं। हिंदी में 3 नाम दिया जाता है, पूरक, कोटि पूरक या अनुपूरक। इंग्लिश में एक ही नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसको कहते हैं? अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे एक कोण 70 डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20 डिग्री होगा। आ रही है बात समझ में? तो जैसे एक कोण बेटा 90 माइनस थीटा है और दूसरा कोण थीटा है, तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं कॉम्प्लीमेंट्री? क्यों नहीं है भाई? हैं। जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 90। आ गया समझ में? सीधे सीधे ये कितना आ गया आपका? 90। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, कोई डाउट तो नहीं? आ रही है बात समझ में? चलिए देखिए ध्यान से। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये दोनों कोण क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉस में, इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्जन फॉर्मूला। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो रहा है। आइए देखिए मैं दिखा दूं, अगर ये कोण 90 है बेटा, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर एक कोण 90 है, ये थीटा है, तो अब ये 90 माइनस थीटा ही तो होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अकेले एक कोण 90 हो गया तो बाकी इन दो कोणों का योग भी 90 होगा। तो उनमें से अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम इसको बोल दें ए, इसको बोल दें बी, इसको बोल दें सी, तो अगर मैं लूं साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो बताइए बच्चों, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो ए बाई सी आएगा। अगर मैं यही कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो ए बाई सी। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर हुए? बताइए, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी ए बाई सी आ रही है और कॉस थीटा की भी वैल्यू ए बाई सी आ रही है। क्या ये दोनों बराबर हुए? यस, ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। यही चीज यहां प्रूव हो गई आपकी। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा। हाँ सुन लीजिए, वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में आज 23 फरवरी से लक्ष्मी चौराहा कटरा ब्रांच में नया बैच प्रारंभ हो रहा है। कटरा वाले आपके सेंटर पे फाउंडेशन बैच एसएससी का शुरू हो रहा है, 2 से 6 इसकी टाइमिंग है। और एक यूपीएसआई और लेखपाल का बैच शुरू हो रहा है, 3 से 7 शुरू हो रहा है। मतलब पैटर्न वही पीटी पैटर्न पे रहेगा पहले, उसके बाद तो चीजें मतलब लास्ट तक चलेगा। एसआई का तो अलग से वैकेंसी आएगा, बाद में मेंस होगा ना, सॉरी एसआई तो अलग से ही आना है, लेखपाल आपका अलग से मेंस होगा बाद में, तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी चौराहे ब्रांच पे दीपक सर पढ़ाते हैं,
तो वहाँ मजबूती से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ भी अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको आप भेज सकते हैं, वहाँ भी लाभ उठा सकते हैं बच्चे। यहाँ पर लक्ष्मी चौराहा साइड से मतलब ये बताइए सलोरी बगाड़ा वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पर? काफ़ी सारे बच्चे हैं इसमें। तो चलिए, हमें लगा कि सलोरी बगाड़ा वाले आते ही नहीं यहाँ। चलिए देखिए, दूर पड़ता है ना बच्चों, सिविल लाइन बहुत दूर हो जाता है सलोरी बगाड़ा से। वो सब एरिया क्या होता है, पास होता है। तो एक तो इतना लंबा साइकिल चला के आओ, फिर उसके बाद साइकिल स्टैंड दो। साइकिल स्टैंड वाली समस्या समाप्त हुई कि नहीं आप लोगों की? अभी नहीं। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना लग रहा है उसमें? अभी 5 लग रहा है, 3 लग रहा है ना, मतलब जो जैसे दे दे। चलिए आइए देखिए, तो अभी हम आज बात करने वाले हैं साइकिल स्टैंड वाले मुद्दे पे आपके। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। ना चले फैन, एसी चल रहा है ना, एसी भी नहीं चल पाएगा तो कैसे ही कनेक्ट किए हैं आप? अच्छा चलिए, अगली क्लास में मेंटेन करा दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। फिर उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर बताइए कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, कितना, tan थीटा। सही है। फिर एक सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हो गया, सही है। नोट कर लीजिए, अगर दो कोणों का योग 90 है तो साइन का कॉस होता है, tan का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉट का tan होता है, कॉस का साइन होता है। याद रहे आपको ये चीज, ठीक है, सब याद रहे आपको, सही है। कोई डाउट तो नहीं? चलिए देखिए, अब इसके बाद आ जाइए, एक चार्ट प्रिपेयर करा देते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की टी रेशियो की वैल्यूज क्या होती है वो देख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। वैल्यू ऑफ टी रेशियो फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसके लिए हमको चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहां लिखिए एंगल, यहां लिखिए टी रेशियो। आइए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये है, देखिएगा सबसे पहले लिख लीजिए साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक और फिर लिखिए बच्चों कॉसेक। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसको याद करना है, कहां से आया उससे मतलब नहीं है आपको, रट डालिए इस चीज को, ठीक है। आ रही है बात समझ में, याद कर लेना है। पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/ करनी में 2 होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। याद रहना चाहिए सबको। आ रही है बात समझ में? अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉस
30 डिग्री का मान क्या होगा बताइए, √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। और कॉस 90 का मान 0 होगा। आपने देखा होगा कि साइन में जो क्रम चला था उसका उल्टा कौन सा क्रम, उल्टा क्रम किस में चल गया, कॉस में चल गया। 0 से 90 के लिए ऐसा होता है, 0 से 90 के लिए ऐसा होता है, आगे के एंगल्स के लिए ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेंट चेंज होता है, साइन भी तो चेंज होती है वहां पर, समझिए, लेकिन 0 से 90 के लिए ऐसा होता है। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, यहां पर 0, 30, 45, 60, 90 है। यहां पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1 है। याद रखिए कॉस में क्या है, जस्ट बेटा इसका उलट दीजिए क्रम। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो साइन 90 की वैल्यू 1 है। सॉरी, क्या कहना चाहते थे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होती है तो ये कॉस में 60 की वैल्यू होती है। आ रही बात समझ में। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो ये कॉस 45 की भी वैल्यू होती है। सही है। अब देखिए इसके बाद जो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और जो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है। क्रम पलटा है ना, देख रहे हैं आप। अब हमें चाहिए tan 0 डिग्री की वैल्यू, तो tan 0 डिग्री का मतलब हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं बच्चों। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan 30 डिग्री की बात करें हम तो tan 30 डिग्री का मतलब हो गया साइन 30 और बाई कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आया, 1/√3, 1/√3 आ गया। अब उसी तरीके से tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इतना बटा इतना से। अब tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √3 हो जाएगी, इतना बटा इतना से। और tan 90 की वैल्यू हो जाएगी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, लेटा हुआ 8, यानी कि अनंत वाला सिंबल नहीं बनाया मैंने, क्योंकि अपरिभाषित और अनंत में अंतर होता है। ये अंतर जब हम आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाएंगे, रेंज वाली चीज कि tan का रेंज क्या है, सेक का रेंज क्या है, तो यहाँ ये अंतर हम स्पष्ट कर देंगे आपको। आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही मिलेगा मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट। चलिए देखिए, तो अब कॉट 0 डिग्री की बात करें बच्चों, इसका उलट जाएगा सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भाई 0 का उल्टा कि 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड बोलेंगे यहां पर हम इसको, नॉट डिफाइंड होगा। आ गई बात समझ में। ये इसका नॉट डिफाइंड इसका मतलब होता है, क्योंकि डिवाइडिंग बाय 0 इन मैथमेटिक्स इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है आपका, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। भाई देखिए 0 का उल्टा, 0 का मतलब 0/1, 0 का मतलब 0/1 बोल सकते हैं। तो अब इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम रेसिप्रोकल रिलेशन सीखे हैं, उसमें क्या सीखे हैं, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसके मान का भी तो उल्टा कॉट का मान होगा। अब हमें कॉट 30 की वैल्यू बतानी है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा √3। अब tan 45 की वैल्यू 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कॉट 45 की वैल्यू आएगी, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। tan 60 की वैल्यू √3 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो cot 60 की वैल्यू आएगी, जो कि 1/√3 हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में। अब देखिए, और ये यहां पर cot 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। cot 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप देख रहे हैं कि इसका क्रम पलट भी गया है, तो काम आपका चल गया है। मतलब ये एज इट इज याद हो आपको, कोई पूछे तो इधर उधर छत पे ना देखना पड़े आपको, या नीचे जमीन फर्श में ना देखना पड़े। नहीं आता बच्चों को तो यही तो करते हैं, इधर उधर दाएं बाएं छत पे कभी इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोई पूछा आपसे, बताइए cot 30 की वैल्यू क्या है,
तो cot 30 कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पूछ लिया गया आपसे, सीधे आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू √3 होती है, सीधे एक बार में याद होना चाहिए। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर हमसे मत कहिएगा, मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। फिर आज ही ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत, अभी तो ये बहुत कम है, सिलेबस में तो आपके बहुत कम फॉर्मूला है, आउट ऑफ सिलेबस में तो पूरी हाई स्कूल वाला फॉर्मूला आ जाएगा, पूरा हाई स्कूल वाला। चलिए देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब ये जो सिलेबस है आपका हाई स्कूल का केवल 40-50% है, बाकी आगे तो अभी और पढ़ना है। हाँ, ये अलग है कि अप्रोच थोड़े क्वेश्चन के अच्छे हो जाते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ इंजीनियरिंग के पूछ लेता है इसी लेवल पे, कुछ आपके सीडीएस के क्वेश्चन आ गए, तो इस तरीके से ठीक ठाक पेपर बन जाता है। सेक 0 डिग्री की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका उल्टा कर लीजिए, 1 2 कॉस का उल्टा कर रहे हैं √2 2 और फिर नॉट डिफाइंड, सही है। कॉसेक साइन का उल्टा कर लीजिए, नॉट डिफाइंड, इसी का उल्टा क्रम भी चल रहा है। और ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये याद करिए, चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए हर एक बच्चा। उधर फाउंडेशन चलने लगा ना सब सही से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जाइए, फाउंडेशन चल रहा है ठाकुर साहब, क्लास में एक बार देख लिया करिए, घूम समझ के देख के कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ है ऊपर तो प्रॉपर एक एक चीज पूछते रहिए टीचर से भी, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। गया बच्चों, ये फॉर्मूला था, ये सिलेबस की बातें थी, इतना ही आपके सिलेबस में है। सिलेबस में क्या क्या मेंशन है आपके एग्जाम में? सबसे पहले टी रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद बेसिक आइडेंटिटी, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, यही सब तो हमने फॉर्मूला नोट कराया है। फिर उसके बाद हाइट एंड, ये लिख लीजिएगा कन्वर्जन, हाइट एंड डिस्टेंस, और 5वें में है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये दो चीजों को अभी हमने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे तो उसका एप्लीकेशन है, कहीं पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, समुद्र की गहराई निकालनी है, छाया की लंबाई निकालनी है, एरोप्लेन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग होता है, और वो एप्लीकेशन किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत, हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत। और एक और आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, सुने होंगे डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, ये सब सुने हैं। कोण को मापने का एक मात्रक आपका डिग्री मिनट सेकंड भी होता है और एक रेडियन भी होता है। तो इन दो चीजों को हम लोग कहां पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल में। थीटा बराबर L/R वाला पैटर्न, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाला पैटर्न। इससे रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थित एक व्यक्ति को देखा गया तो चंद्रमा का व्यास व्यक्ति पर समथिंग कोण बना रहा है, दूरी बताइए चंद्रमा पृथ्वी की, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये तो सिलेबस की बात रही, सिलेबस बहुत छोटा है आपका। उसके बाद आती है बात आउट ऑफ सिलेबस की। एसएससी की उद्दंडता को तो आप लोग भली बात ही परिचित है, मतलब जो सवाल आना नहीं चाहिए एग्जाम में वो सवाल देता है, ठीक। तो हम लोग उसके लिए पहले से ही रेडी रहेंगे, एसएससी हटा ही नहीं रहा उन सब क्वेश्चंस को। तो आप क्या करेंगे? अब पढ़ना ही है। तो मैंने सिलेबस में अपने शीट तो अभी आज मिली नहीं है, कल मिलेगी, तो हमने बहुत अच्छे से उसको डाल रखा है। उसके बाहर भी इस तरीके से उसका डिजाइन तैयार किया है, तो आउट ऑफ सिलेबस भी पूरा पूरा आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए। हाँ, ये टाइम का थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है, पहले कम समय में कंप्लीट हो जाता था। अब कितने लेक्चर हमने दिए? 75 लेक्चर दिए होंगे। 70 है, 70 हो सकता है 75 लेक्चर हो जाए, अब आपके पूछने पर निर्भर करता है। देखिए समय तो लगेगा चीजों को पढ़ाने में,
हर एक एक चीज पढ़ाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो कि अपने बच्चों पर भी तो ध्यान देना है। 90% बच्चे हमारे थोड़े से क्या, बहुत ही लापरवाह टाइप के हैं। हंसी आ रही है ना, सही है। चलिए पढ़िए जाके, क्या है, मार्च से एग्जाम हो रहा है। तो जो बच्चे मान लिया एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं सर मेरा कोर्स नहीं छूटना चाहिए, तो हम कोई ना कोई सुविधा आपके लिए बनाएंगे कि लाइव क्लास आप 1 महीने पढ़ सकें। मार्च में ही तो 1 ही महीना तो एग्जाम होगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इस बार एग्जाम। क्यों, किसी का मार्च में है, किसी का मई में है। मई तक, मार्च अप्रैल मई तक जाएगा। तो लगा के जाइएगा छुट्टी, फिर आगे पढ़िएगा आप लोग, लगा के जाइएगा छुट्टी। हम एक एक बच्चों को लाइव नहीं दे पाएंगे ना फिर, ठीक है। पूरा मई तक होगा, कोई बात नहीं, छुट्टी लगा के जाइएगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, वो कवर करवा दूंगा आगे चल के, वो हो जाएगा कवर। तो छोड़िए, मार्च अप्रैल मई होगा ही पेपर, होना ही है पेपर। तो बच्चों सुनिए, अभी आप लोग जो भी बच्चे हैं 11 साढ़े 11 बजे पीटी के लिए मैं लाइव आऊंगा। दीपक सर भी होंगे, राहुल सर भी होंगे, और भी टीचर्स होंगे। तो सुन लीजिएगा चीजें कैसे कैसे क्या क्या करनी है। तैयारी के लिए द स्पीड किस तरह से जाने लगे आप लोग क्या? अभी इस पर भी आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, अभी सुन लीजिए। आज तो फर्स्ट डे था, शीट नहीं दे रहा हूं मैं, कल ही दूंगा, कल से क्वेश्चन कराऊंगा। फॉर्मूला वाली सारी चीजें आप कवर कर लीजिए। और कितने बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम की शीट चाहते हैं? हाथ उठाइए, देख लीजिए कितने होंगे। ये 50 होंगे इंग्लिश मीडियम की शीट जो चाहते हैं, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। होंगे ही 50 शीट इसकी मंगवा दीजिएगा। और हमारे ख्याल से 550-600 मंगवा दीजिए। 600 होंगे ये बच्चे, कितना लग रहा है आपको? 400 होंगे, 800 नहीं होंगे, 800 600 से कम नहीं होंगे। चलिए 750 मंगवा लेंगे शीट, ठीक है, कि प्रॉपर सबको बढ़ जाए। तो सुनिए, पीटी के लिए बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, द स्पीड किस तरीके से पढ़ाने का कार्य करेगी, कैसे गाइड करेगी पीटी में, और सबसे इलाहाबाद में सबसे बेहतरीन गाइडेंस कैसे देगी, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी कि सबसे बेस्ट आपको मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और बेस्ट टीचिंग हो, जिसके माध्यम से आप पीटी में सर्वोच्च स्थान पर रहें, कि आगे आपकी समस्या जो सिलेक्शन वाली है, मेरिट वाली है, इन सब की कोई समस्या ना आए। तो टॉप पे ही रहना है, कोशिश करिए, चाहे एसएससी देना है, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी देना है, टॉप पे ही रहना है। तो टॉप पे रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, रूम पे प्रैक्टिस शीट का सॉल्विंग करना पड़ेगा अच्छे से, फिर यहाँ आके पूछना पड़ेगा। हर चीज का एक तरीका बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। आप अपना काम नहीं करेंगे तो भी अच्छे से कुछ नहीं तैयार हो पाएगा, मैं अपना काम नहीं करूंगा, मैं लापरवाही करूंगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोनों लोगों को ईमानदारी से काम करना होता है। कोई भी एक बेईमान निकल गया तो समझ लीजिए हो गया सब कूड़ा। बच्चियां जाइए, हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से जाइए। मिलूंगा बच्चों कल मैं। सिलेबस नोट कर लिया था आप लोगों ने? लाइव आऊंगा 11:15 पे, आप लोग लाइव आके चीजों को शेयर कर दीजिएगा प्रॉपरली। वैसे आज तबीयत खराब टाइप की लग रही है। हाँ क्या है?